ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे हमने कोरोनरी हार्ट डिजीज पढ़ा था, फिर हमने मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा था, फिर हमने प्रूडेंट डाइट देखा था, हमने रोमेटिक हार्ट डिजीज देखा था, उसी के तहत हमने जोन्स क्राइटेरिया देखा था, फिर हमने हाइपरटेंशन देखा था, उसी के अंदर हमने रोल ऑफ हाफ्स और डायस्टाइड पढ़ा था, फिर हमने ओबेसिटी देखा था, अलग अलग मेथड्स देखी थी ओबेसिटी को मेजर करने की। उसके बाद बीएमआई देखा था या क्विटलेट इंडेक्स देखा था। फिर हमने डायबिटीज मेलाइटस पढ़ा था, उसी के अंदर हमने सेल्फ केयर भी देखा था। फिर हमने कैंसर्स देखा था, वार्निंग साइंस या डेंजर साइंस ऑफ कैंसर भी देखा था। फिर हमने स्ट्रोक पढ़ा था, एक्सीडेंट्स पढ़ा था, उसके अंदर हमने आरटीए तो देखा ही था, उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स देखा था, फिर बर्न इंजरी देखा था, उसमें डूज एंड डोंट देखे थे। फिर हमने स्नेक बाइट देखा था और उसमें राइट्स अप्रोच भी देखा था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अपना इस टॉपिक में ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के अलावा विजन 2020 भी आता था, पहले काफी आता था। अब क्योंकि 2020 के बाद ये बंद हो गया था, उसके बाद जो शुरू हुआ उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी नजर हम विजन 2020 पे भी मारेंगे ब्लाइंडनेस के अलावा। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। अब अगर हम बात कर रहे हैं ब्लाइंडनेस की, तो भाई ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर कोई बोले कि भाई डिफाइन करो ब्लाइंडनेस को, तो किसी को दिखाई ना देना इन सिंपल भाषा में ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको WHO या एनपीसीबीवीआई के तहत आपको डिफाइन करना है, एनपीसीबीवीआई इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक। इसके तहत या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ने जो डेफिनेशन दी है उसके तहत अगर आपको डिफाइन करना है, तो आप बोलोगे कि विजुअल एक्विटी 3/60 से कम है अगर किसी की बेटर आई में। मतलब देखो, इंसान की दोनों आंखें खराब हो सकती हैं, कई बार होता है कि दोनों आंखों में एक जैसा पावर का चश्मा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि एक आंख में ज्यादा पावर का चश्मा लगता है, एक आंख में कम पावर का चश्मा लगता है, ऐसा देखा ना। तो जो बेहतर देख सकती है आंख, उसकी भी विजुअल एक्विटी अगर 3/60 से कम है, जितना हो सके उतना ठीक करने के बावजूद भी, तब कहेंगे कि भैया ब्लाइंडनेस है। सिंपल भाषा में, अगर किसी की बेटर आई की विजुअल एक्विटी 3/60 से भी कम है, तब कहेंगे कि भाई वो ब्लाइंड है। जनरल भाषा में अगर बात करें, किताबों में जो दिया हुआ है उस पर भी देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान 3 मीटर की दूरी से भी फिंगर काउंट नहीं कर पा रहा है, तब उसको ब्लाइंड कंसिडर करते हैं। ये आपकी कई किताबों में दिया है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि सर कौन सी डेफिनेशन बोलनी चाहिए ब्लाइंडनेस की, तो आई विल सजेस्ट जो डब्ल्यूएचओ ने दी है या एनपीसीबीवीआई ने दी है, कि किसी की बेटर आई में विजुअल एक्विटी अगर 3/60 से भी कम है, तो उसको कहेंगे ब्लाइंडनेस। ठीक। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि विजुअल एक्विटी किसी की बेटर आई में, बेटर आई मतलब देखो सिंपल भाषा में बोलोगे विजुअल एक्विटी 3/60 से कम है तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, उसको ब्लाइंडनेस कहेंगे। और स्पेसिफिक होना है तो आप बोलोगे कि जो बेटर आई है उसमें तक, मतलब इससे बुरी ही होगी ना। अगर बेटर आई है तो दूसरी आई तो इससे बुरा ही पावर होगा उसका, तो बेटर आई में ही जब विजुअल एक्विटी 3/60 से कम है विथ बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, तब तो भाई साहब ब्लाइंडनेस होगी ही होगी। समझ गए? सिंपल। ब्लाइंडनेस क्या है? विजुअल एक्टिविटी 3/60 से कम है, खत्म बात, ब्लाइंडनेस है। ठीक। ये तो हमने ब्लाइंडनेस समझा दिया। अब अगर हमने ब्लाइंडनेस समझाया है, तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये 3/60 का मतलब क्या है ना? ये जो 3/60 है, ये आया कहाँ से? कहाँ से आया भैया 3/60 जो है, ये कहाँ से आया? ये आया आपका स्नेलेंस चार्ट से। ये कौन सा, ये आपने देखा होगा कई जगह, ये होता है स्नेलेंस चार्ट। स्नेलेंस चार्ट कहते हैं इसको, विजुअल एक्यूटी नापने के काम आता है।
आप बोलोगे कि ये स्नेलन कौन है, तो ये ना एक डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम था हरमन स्नेलन। हरमन स्नेलन इनका डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, इनका पूरा नाम हरमन स्नेलन था। इनके द्वारा ये दिया गया है स्नेलन्स चार्ट। अब इससे विजुअल एक्टिविटी नापते कैसे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, ये जो चार्ट है इसको एक, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेशेंट है, इसके आंखों के लेवल पे हम स्नेलन्स चार्ट को रखते हैं। कितनी दूरी पे? 6 मीटर की दूरी पे आप स्नेलन्स चार्ट रखते हो पेशेंट की, जिसकी भी विजुअल एक्टिविटी आपको नापनी है। और उसके बाद कहते हो कि ऊपर से नीचे तक ये अल्फाबेट्स को रीड करना शुरू करो। ठीक है। अब नॉर्मल आईसाइट कब कहेंगे? जब ये पहली लाइन भी पढ़ लिया, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, छठवीं भी, ये सबसे, ये वाली जो लाइन है ना, यहां तक अगर वो पढ़ पा रहा है तब कहेंगे कि विजुअल एक्टिविटी उसकी 6/6 है, यानी कि ये नॉर्मल विजन है। समझे? ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं। यूएस यूके की साइड बात करोगे ना तो वो 20/20 कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको, ये 6 क्या है, 6 मीटर है, तो अगर मीटर को आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो 18 से 20 के आसपास आता है। तो ये 20/20, हमको यहाँ नहीं जाना, हमको 6/6 की बात करना है। ठीक। तो विजुअल एक्टिविटी नापने के लिए आप क्या कहते हो? आपने पेशेंट को बिठाया, उसके आंखों के लेवल पे आपने स्नेलेंस चार्ट रखा और उससे कहा कि पढ़ना शुरू करो। अब जिस लाइन तक वो पढ़ पाएगा, 6 मीटर की दूरी पे आपने बिठाया है, ठीक है, जिस लाइन तक वो पढ़ पाएगा उस लाइन पे आप रुकोगे और बोलोगे भाई इतनी उसकी विजुअल एक्टिविटी है। मान लो कि वो, ये जो 4th नंबर की लाइन है यहां तक पढ़ पा रहा है और 5th नंबर की लाइन को नहीं पढ़ पा रहा, तो विजुअल एक्टिविटी कितनी बोलोगे आप? 6/15 है उसकी विजुअल एक्टिविटी। वही मान लो कि वो सिर्फ पहली 2 लाइन पढ़ पा रहा है और फिर तीसरी से नहीं पढ़ पा रहा, तो आप विजुअल एक्टिविटी कितनी बोलोगे उसकी? 6/30 है उसकी। ठीक। मान लो कि उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिर्फ आगे ये वाली जो लाइन है ना, ये नहीं पढ़ पाया, उसके ऊपर की सारी पढ़ ली, तो यहां तक उसने पढ़ ली है, तो विजुअल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 6/9 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? ऐसे निकालते हैं विजुअल एक्टिविटी। अब ये 6/60, 6/30, इसका मतलब क्या है पता है? ये 6/6 है अगर किसी की, माने कि अगर ये नॉर्मल विजन है, ये इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला 6 जो है ये है जितने डिस्टेंस से हमारा पेशेंट देख पा रहा है उस अक्षर को, और नीचे वाला जो 6 है ना, वो है एक नॉर्मल विजन वाला इंसान कितनी दूरी से उस अल्फाबेट को पढ़ पा रहा है या कितनी दूरी से उसको देख पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो पेशेंट है उसने इस लाइन तक पढ़ा, इसके नीचे की लाइन वो नहीं पढ़ पा रहा, इसका मतलब क्या है कि हमारा पेशेंट जो 6 मीटर से देख पा रहा है उसके बाद उसको दिखाई नहीं दे रही है ये लाइन, वो एक नॉर्मल विजन विजन वाला इंसान 15 मीटर की दूरी से देख पा रहा है। समझ रहे हो? मतलब कि ये जो स्नेलेंस चार्ट है, इसकी जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल जो 4th लाइन है, हमारे पेशेंट ने 6 मीटर की दूरी से ही देख पाया। वो हमारा पेशेंट जो है वो 6 मीटर की दूरी से देख पाया, जबकि एक नॉर्मल विजन वाला इंसान ये 15 मीटर की दूरी से भी पढ़ सकता था। ये मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पेशेंट ने, या जिसकी हम विजुअल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, उसने पहली लाइन तो पढ़ ली, दूसरी लाइन भी पढ़ ली, लेकिन तीसरी लाइन से वो नहीं पढ़ पाया, तो विजुअल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 6/30। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो स्नेलेंस चार्ट है, इसको ये 6 मीटर की दूरी से जो हमारा पेशेंट देख पा रहा है, वो एक नॉर्मल विजन वाला इंसान 30 मीटर की दूरी से देख पाएगा। 6/30 का ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो जिसके हम विजुअल एक्टिविटी नाप रहे हैं वो सिर्फ पहली लाइन पढ़ पाया, उसके बाद कोई पढ़ ही नहीं पा रहा, मतलब समझ रहे हो कि कितनी आंख खराब है? कि जो पढ़ने के लिए हम जिसकी विजुअल एक्टिविटी नाप रहे हैं पेशेंट की, उसने 6 मीटर से बस पढ़ पाया, उसको एक नॉर्मल आई साइट वाला इंसान जो है ना, वो 60 मीटर, मतलब 10 गुना दूरी से भी उसको पढ़ पाएगा। ये है फर्क। समझ गए?
तो ये होता है ये 6/60, 6/20, 6/12 का मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 6/20 विजुअल एक्यूटी आई है किसी की, इसका मतलब क्या है, जो वो इंसान 6 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, वो एक नॉर्मल विजन वाला इंसान 20 मीटर की दूरी से भी देख पाएगा। समझ गए? ऐसे निकालते हैं आप विजुअल एक्यूटी। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, अब कई बार आपके साथ जहन में सवाल आएगा, यार ये जो 6 मीटर है या फिर लगभग 20 फीट है, इतना बड़ा तो कमरा ही नहीं होता। आप फॉर एग्जांपल दुकान में जाके चेक कराया है आपने, या ओपीडीज में गए हो, तो वहां पे होता क्या है आपने देखा है, वहां पे डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे ये आपका पेशेंट बैठा होता है, इसके ऊपर स्नेलन्स चार्ट लगा होता है, और 3 मीटर की दूरी पे एक आईना लगा होता है जहां से आप इसको पढ़ते हो। तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज है थोड़ा सा। तो ये समझ में आ गया कैसे विजुअल एक्यूटी नापते हैं। तो ये तो हाँ हो गया आपका, जब आप विजुअल एक्यूटी नापते हो। इसी के बेसिस पे एक्चुअली हमने ब्लाइंडनेस को डिफाइन किया था कि ब्लाइंडनेस क्या थी, कि अगर किसी इंसान की बेटर आई की भी विजुअल एक्यूटी 3/60 से भी कम है, मतलब समझ रहे हो कि पहली लाइन पढ़ने में अगर कोई सिर्फ पहली लाइन पढ़ पा रहा है तो भी 6/60 होगी। भाई साहब, ये तो 3/60 से भी कम है, मतलब समझ रहे हो, ये वाली लाइन तक नहीं पढ़ पाएगा सामने वाला, 3/60 से भी कम है, तब कहेंगे कि भाई ये ब्लाइंड है। अब समझ गए? ये आपका विजुअल एक्यूटी ऐसे आप बता सकते हो। ठीक। तो ब्लाइंडनेस आपने ये समझ लिया। अब ब्लाइंडनेस अगर समझ लिया तो विजुअल इम्पेयरमेंट भी समझ लोगे। देखो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट को दो ग्रुप में विभाजित करता है, डिस्टिंक्ट विजन इम्पेयरमेंट और नियर विजन इम्पेयरमेंट। पहले हम डिस्टिंक्ट विजन इम्पेयरमेंट, क्योंकि हमने स्टिलेंस चार्ट अभी समझा है, उसके हिसाब से डिस्टिंक्ट विजन इम्पेयरमेंट को हम तीन भागों में मुख्यतः तो पहले विभाजित कर दिया है। माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट, मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट और सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट कब कहेंगे, जब किसी की विजुअल एक्यूटी 6/12 से कम है। यानी यहाँ देखो, 6/12 से कम है, यानी कि पहली लाइन पढ़ पाएगा, दूसरी लाइन पढ़ पाएगा, तीसरी लाइन पढ़ पाएगा, चौथी लाइन पढ़ पाएगा, पांचवी या उसके बाद वाली नहीं पढ़ पाएगा, तब कहेंगे कि भाई माइल्ड विजुअल इंपेयरमेंट है। ठीक है। मॉडरेट कब कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे जब किसी की विजुअल एक्यूटी 6/18 से कम है। 6/18 से कम है यानी कि देखो, पहली लाइन वो पढ़ पाएगा, दूसरी लाइन भी पढ़ पाएगा। अब 6/18 से भी कम है, 6/18 से भी कम है यानी कि बस ये दो पढ़ पाएगा। ठीक है, 6/18 आपकी यहाँ पे आएगी, तो ये दो तो पढ़ पाएगा, लेकिन यहां से फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। 6/18 से भी कम है उसकी विजुअल एक्विटी, तब कहेंगे कि भाई वो मॉडरेटली, मॉडरेट, समझ गए, मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट है उसको। तो मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट समझ गए कि भाई 6/60 ठीक है, 6/30 ठीक है, 6/20 भी लगभग पढ़ लेगा, लेकिन 6/15 वाली तो नहीं पढ़ पाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये वाले नहीं पढ़ पा रहा, तब कहेंगे कि भाई 6/18 जो है ये मॉडरेटली विजुअल इंपेयरमेंट है। ठीक। अब उसके बाद आता है सिवियर विजुअल इंपेयरमेंट, कब कहेंगे, जब 6/60 से भी कम उसकी विजुअल एक्विटी है। 6/60 से भी कम मतलब समझ रहे हो, 6/60 यानी कि ये जो पहली है, पहली वाली है, ये भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है। देखो ना, अगर पढ़ पा रहा होता तो विजुअल एक्यूटी इसकी कितनी होती, 6/60। लेकिन सिवियर क्या है, जब 6/60 से भी कम है, यानी कि ये वाली भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि 6/60 से भी कम है। तो अगर 6 मीटर की दूरी पे बिठा के आप उसको ये वाली पढ़ाओगे तो ये वाली नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि 6/60 से भी कम है। दैट इज सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। और ब्लाइंडनेस तो हमने अभी देखा था कितनी, 3/60 से कम है। यही तो हमारा डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी थी वही है ना, कि विजुअल एक्विटी 3/60 से भी कम। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ब्लाइंडनेस कब कहेंगे, जब विजुअल एक्विटी 3/60 से भी कम हो। समझ गए? तो ये आपकी स्नेलन चार्ट के थ्रू डिस्टिंक्ट विजन इंपेयरमेंट भी ऐसे आप समझा सकते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया
स्नेलन चार्ट के थ्रू विजुअल इम्पेयरमेंट में माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, है ना। उसके अलावा आपके पास ना ये भी है, दैट इज नियर विजन इम्पेयरमेंट। अब ये नियर विजन इम्पेयरमेंट जो है, इसके लिए ना आप पहले तो विजुअल एक्विटी कितनी नापेंगे वो देख लो। विजुअल एक्विटी जो है वो, नियर विजन एक्विटी जो है, नियर विजुअल एक्विटी, ये अगर n/6 से कम है, ये m0.8 से कम है, जब आप 40 सेंटीमीटर की दूरी पे विद एग्जिस्टिंग करेक्शन, जितना हो सके उतना ठीक करने के बावजूद भी आपकी नियर विजन एक्विटी n/6 या m0.8 से भी कम आ रही है 40 सेंटीमीटर से पढ़ने पे, तब आप कहोगे कि भैया नियर विजन इम्पेयरमेंट है। अब ये n/6 है क्या? ज्यादातर अपने यहाँ ये n/6 यूज किया जाता है। हालांकि ये m जो है, ये m0.8 ये भी होता है, ये m स्केल नोटेशन पे बेस्ड होता है। हम जो अपनी ओपीडीज में यूज करते हैं वो पता कौन सा होता है? वो ये n/n6 वाला होता है। n6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यैगर्स चार्ट। ये इसकी स्पेलिंग क्या होती है? JAEGER, यैगर्स चार्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, यैगर्स चार्ट, ठीक है। ये जे जो है ये साइलेंट कर सकते हो इसको। तो यैगर्स चार्ट। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जिसकी भी हमको विजुअल एक्यूटी, नियर विजुअल एक्यूटी नापनी है, उसको हम ये देते हैं, और जितनी दूर आप न्यूज़पेपर रख के पढ़ते हो या मैगजीन रख के पढ़ते हो, उतनी दूरी पे रख के पढ़ना है। अब कई किताबों में ये 35 सेंटीमीटर दिया है, कई जगह पे ये 40 सेंटीमीटर दिया है। तो डिपेंडिंग क्यों आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, जैसे कि ये जो 14 इंचेस है, जब आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये 35 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। जैसे WHO में आप जाओगे तो वहां पे 40 सेंटीमीटर लिखा है। तो अपन मान लेते हैं कि हमने लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे इस चार्ट को रखने के लिए दिया हमने। ये जो हमारा पेशेंट है, इसकी विजुअल एक्यूटी चेक करनी है, तो ये हमारा यैगर्स चार्ट है। इसको हमने लगभग 40 सेंटीमीटर दूरी पे रखने के लिए दिया और बोला पढ़ो, ठीक है। अब ये पढ़ने के लिए इसको बोला, पहली लाइन इसने पढ़ ली, दूसरी लाइन पढ़ ली, तीसरी लाइन पढ़ ली, चौथी लाइन भी पढ़ ली, पांचवी लाइन भी पढ़ ली, छठवीं लाइन भी पढ़ ली, तब तक तो बढ़िया बढ़िया है ना। अगर इसने यहाँ तक पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया है। मगर अगर ये इस लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है, मान लो उसने यहाँ कहीं तक पढ़ा और इस लाइन को नहीं पढ़ रहा है, यानी कि n/6 से कम हो गया, n6 से अगर कम हो गया है, मतलब कि नियर, अगर ये पांचवी लाइन तक पढ़ा और छठवीं नहीं पढ़ पा रहा, नियर विजन इक्विटी। कोई भी अगर n18 है, यानी कि पहली दो तो पढ़ पा रहा था, उसके नीचे की नहीं पढ़ पा रहा, नियर विजन इक्विटी, है ना। तो अगर ये आखिरी लाइन वो नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि n6 से कम है उसका नियर विजन इक्विटी, तब कहेंगे कि भाई नियर विजन इम्पेयरमेंट है, क्योंकि नियर विजन इक्विटी वो 40 सेंटीमीटर के बाद की दूरी से भी नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि n6 से कम है। समझ गए? तो ये यैगर्स चार्ट होता है। इसके अलावा एक और होता है, ये वाला आपको देखा है, जैसे डॉटेड डॉटेड कलर्स होते हैं, उसके बाद फिर इसमें बीच में दूसरे कलर से नंबर लिखे होते हैं और पढ़ने को बोला जाता है। ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट, है ना। कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी होता है। वो दो चार्ट दिखाए थे तो मैंने ये वाला भी दिखा देता हूँ। तो स्नेलियंस चार्ट, यैगर्स चार्ट और इशिहारा चार्ट, ये तीन चार्ट्स याद रखना। हो सकता है आपसे पूछा जाए, इसमें वही होता है, अगर कलर ब्लाइंड है तो वो ये नंबर नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि किस कलर की कलर ब्लाइंडनेस उसको है। समझ गए? तो ये होता है आपका इशिहारा चार्ट, स्नेलियंस चार्ट, इशिहारा चार्ट, यैगर्स चार्ट, ठीक। अब कैसे इसको याद करते थे? तो मैं तो ऐसे याद करता था यार, कि स्नेलन है तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मतलब स्नेलन को कई तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंट विजन इक्विटी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्नेलन हो गया। अब जैसे इशिहारा चार्ट है तो उसमें तुमको हरा कलर दिख जाएगा, हरा, उसमें हरा होता है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है, कलर के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो ऐसे याद कर सकते हो, इशिहारा चार्ट, यैगर्स चार्ट और स्नेलन्स चार्ट किसके लिए यूज होते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि भाई
ब्लाइंडनेस क्या होती है, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिस्टेंट विजुअल इम्पेयरमेंट और नियर विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, कैसे नापते हैं। ठीक। तो अब ना हमने ये तो देख लिया कि ये विजुअल इम्पेयरमेंट वाला क्लासिफिकेशन कौन सा है, कि भाई दो भागों में विभाजित किया है, डिस्टेंट विजुअल इम्पेयरमेंट और नियर विजुअल इम्पेयरमेंट। तो जब आप बाकी किताबें पढ़ोगे ना, तो आपको एक्चुअली में जो मेन क्लासिफिकेशन एक मिलेगा ना, वो होगा ये वाला। इसमें अलग अलग किताबों से लिया हुआ, सबको एक करके मैंने बनाया है। तो फॉर एग्जांपल, WHO की या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की बात करें ना, उनने दो भागों में विभाजित किया है। एक लो विजन और दूसरा ब्लाइंडनेस। लो विजन में आता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और ब्लाइंडनेस में आता है कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। अब ये जो कैटेगरीज हैं, इनकी विजुअल एक्यूटी कितनी होगी, तो कैटेगरी 1 की विजुअल एक्यूटी 6/18 से 6/60 के बीच में, कैटेगरी 2 की विजुअल एक्यूटी 6/60 से 3/60, मतलब देखो कम होती जा रही है विजुअल एक्यूटी। इनफैक्ट कैटेगरी 3 की 3/60 से कम, 3/60 से सिर्फ 1/60 तक ही रहेगी। कैटेगरी 4 की विजुअल एक्यूटी और भी कम हो जाएगी, 1/60 से परसेप्शन ऑफ लाइट बस रह जाएगा। और कैटेगरी 5 की विजुअल एक्यूटी में तो परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं रहेगा। इसका मतलब देखो, कैटेगरी 1 में जो विजुअल एक्यूटी होगी, वो 6/18 से लेके 6/60 तक रहेगी। और 6/60 से भी कम जब हो जाएगी, मतलब कि तब कहेंगे कि कैटेगरी 2 में आ गया। 6/60 से भी कम, तो 6/60 से भी कम से लेके कहाँ तक, 3/60 तक। जबकि कैटेगरी 3 में 3/60 से भी कम हो जाएगी। अब 3/60 से भी कम, तो हमको पता है कि भाई ब्लाइंडनेस तो होगी यहाँ पे। 3/60 से लेके कहाँ तक, 1/60, मतलब समझ रहे हो, जो एक इंसान, जो हमारा पेशेंट 1 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, वो एक नॉर्मल इंसान 60 मीटर की दूरी तक से देख पाएगा। तो इतनी कम हो जाएगी विजुअल एक्यूटी कैटेगरी 3 में। इनफैक्ट कैटेगरी 4 में तो और भी कम, 1 मीटर की दूरी से भी नहीं देख पाएगा, यानी कि लेस देन 1/60 से लेके कहाँ तक, उसको ना सिर्फ परसेप्शन ऑफ लाइट रहेगा। वो जो स्नेलन चार्ट होता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर ऐसी लाइट जलती रहती है और नंबर दिखते हैं। तो उसको ना नंबर, वो अल्फाबेट तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, बस ये लाइट जलती बुझती उसको समझ में आएगी, क्योंकि 1 मीटर की दूरी से भी वो इनको नहीं पढ़ पा रहा है। सिर्फ ये समझ में आएगा, हाँ वहाँ वहाँ लाइट अभी जलाई शायद, बुझाई शायद, तो परसेप्शन ऑफ लाइट बस रहेगा कैटेगरी 4 में। कैटेगरी 5 में तो वो परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं रहेगा। समझ ही नहीं आएगा कब जला रहे हो, कब बुझा रहे हो, जलाओ बुझाओ जलाओ बुझाओ, कुछ समझ ही नहीं आएगा। दैट इज कैटेगरी 5। समझ गए। तो इस तरह से WHO या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने बांटा हुआ है लो विजन और ब्लाइंडनेस में। लो विजन कैटेगरी 1 और 2, ब्लाइंडनेस कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। कैटेगरी 1 कब कहेंगे, 6/18 से 6/60 के बीच में, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये लगा देना। कैटेगरी 2 6/60 से 3/60 के बीच में। कैटेगरी 3, अब यहां से तो ब्लाइंडनेस आ गया, तो 3/60 से शुरू होगा, 3/60 से 1/60, 1/60 से परसेप्शन ऑफ लाइट और नो परसेप्शन ऑफ लाइट। समझ गए। तो मैं कैसे याद करता था इसको, मैं ये बता देता हूँ। मैं ना मैं ऐसे याद करता था कि लो विजन है और ब्लाइंडनेस है। लो विजन में दो कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 और 2, जबकि ब्लाइंडनेस में कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 है। अब डेफिनेशन मुझे पता है भाई साहब, कि ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन होती है लेस देन 3/60। तो मैं तो कैटेगरी 3 से, ये मुझे पता है ब्लाइंडनेस है, तो लेस देन 3/60 से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, कैटेगरी 3। तो 3/60 से 1/60 कैटेगरी 3 में। तो कैटेगरी 4 क्या हो जाएगी, 1/60 से परसेप्शन ऑफ लाइट। और कैटेगरी 5 कोई परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं। ये मैंने 3, 4, 5 याद कर ली। ठीक। अब इसके ऊपर जब जाऊंगा मैं, तो ब्लाइंडनेस के ऊपर है, यानी 3/60 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, है ना। तो कैटेगरी 2 3/60 से 6/60, और कैटेगरी 1 6/60 से 6/18। ऐसे याद करता था। ठीक। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया जो WHO और ICD के तहत है। ठीक है, उसके अलावा ना रिवाइज्ड कैटेगरीज जो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए आई हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो उसका क्लासिफिकेशन भी इसमें ही जोड़ लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि कैसे जोड़ेंगे हम, देखो कैटेगरीज जो रिवाइज कैटेगरीज आई हैं, उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट को कैटेगरी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 9 तक इनफैक्ट आई हुई हैं। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल है।
यहाँ पे जो कैटेगरी वन है वही तो यहाँ पे भी है, कैटेगरी टू है वो यहाँ पे है, कैटेगरी थ्री है वो यहाँ पे है, कैटेगरी फोर है वो यहाँ पे है, वो कैटेगरी फाइव है वो यहाँ पे है ना। अब एक चीज याद रखना बहुत सिंपल तरीके से कि ना, यहाँ पे जो शुरुआत हुई है वो मॉडरेट से हुई है, कैटेगरी वन में मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट है। ठीक है, अब मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट का क्लासिफिकेशन मैंने देखा था, मॉडरेट कितना है, 6/18 से कम। तो यहाँ पे देखो मॉडरेट क्या होगा, मॉडरेट में कैटेगरी वन में क्या है, वही 6/18 से कम, तो 6/18 से 6/60 आ गया, है ना। सिवियर विजुअल इंपेयरमेंट हमारा क्या था, 6/60 से कम सिवियर था। तो अगर देखो तो सिवियर विजुअल इंपेयरमेंट क्या है, वही कैटेगरी टू में जो था 6/60 से कम, वही तो एक्चुअली पहले भी था, है ना। और भाई हमको ये पता है कि ब्लाइंडनेस तो बहुत पहले से ही हम याद कर रहे हैं, ब्लाइंडनेस क्या है, 3/60 से कम। तो वही तो यहाँ पे दिया है, देखो ब्लाइंडनेस क्या आ गया, 3/60 से कम। अब वो है कि भाई हमने याद कर लिया 3/60 से 1/60, तो कैटेगरी थ्री जो है 3/60 से 1/60, है ना। सिवियर विजुअल एम्पायरमेंट हमको पता था कि भाई 6/60 से कम, तो 6/60 से कितना कम, 6/60 से 3/60। मॉडरेट विजुअल एम्पायरमेंट हमको पता था कि भाई 6/18 से कम, तो 6/18 से 6/60 के बीच तक। तो समझ गए, एक्चुअली यही चीजें ऊपर जा रही हैं आपकी स्नेलन चार्ट में, समझ गए। तो ये हो गया आपका कैटेगरी वन, टू और थ्री। और उसके ऊपर क्योंकि मॉडरेट से शुरू हुआ है तो हमको माइल्ड भी बोलना पड़ेगा, तो माइल्ड विजुअल इंपेयरमेंट में हमारा कैटेगरी जीरो आ जाएगा। विजुअल एक्यूटी लगभग 6/18, वही देखो यहाँ पे 6/12 से कम था, है ना। तो अगर देखा जाए तो लगभग 6/18, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ सकते हो, 6/18। इतना समझ में आ गया। उसके बाद नीचे तो वही है, कैटेगरी थ्री में ब्लाइंडनेस है, कैटेगरी फोर में भी ब्लाइंडनेस है, कैटेगरी फाइव में भी ब्लाइंडनेस है ना, 3, 4, 5 ब्लाइंडनेस। तो ये ब्लाइंडनेस की कैटेगरी 3, 4, 5 थी। आखिरी भी है, देखो कैटेगरी नाइन में तो अनडिटरमाइंड या अनस्पेसिफाइड बोल सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, परसेप्शन और परसेप्शन ऑफ लाइट तो छोड़ दूर की बात, कुछ भी नहीं, एकदम टोटली ब्लैंक। तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो अगर याद करना है तो मैं तो यही बोलता हूँ, ब्लाइंडनेस जो कैटेगरी थ्री से है वहां से याद करो, क्योंकि ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन हमको पता है, 3/60 से कम होती है, तो 3/60 से 1/60 कैटेगरी थ्री। कैटेगरी फोर 1/60 से परसेप्शन ऑफ लाइट, कैटेगरी फोर। और कैटेगरी फाइव परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं है, कैटेगरी फाइव। ये तीनों क्या है, ब्लाइंडनेस की कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरी। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 3/60 से 6/60, है ना, क्योंकि हमको पता है कि सीवियर विजुअल इंपेयरमेंट 6/60 से कम होता है। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मॉडरेट, मॉडरेट का हमको पहले से पता है कि 6/18 होता है, तो 6/18 से 6/60, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये दोनों ही क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको यहाँ पे अगर आपने इस वाले क्लासिफिकेशन को याद कर लिया तो उसके थ्रू आपको सारे के सारे क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे। और डेफिनेशन तो आपको याद ही है कि ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन लेस देन 3/60 होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज जो याद रखनी है, यहाँ मॉडरेट से कैटेगरी वन मॉडरेट है, क्योंकि माइल्ड में कैटेगरी जीरो माइल्ड में आता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। अब ना, जो एनपीसीबी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जो था, उसने एक्चुअली ना यही जो कैटेगरीज हमने दी ना, इनमें भी और नॉमेनक्लेचर जो ऐड कर दिया था, जैसे कि मॉडरेट विजुअल इंपेयरमेंट जो था वहां पे उसने लो विजन बोल दिया, जबकि जो सिवियर विजुअल इंपेयरमेंट है उसको इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस नाम दे दिया। उसके अलावा जो ब्लाइंडनेस है, जैसे कि कैटेगरी थ्री की विजुअल एक्टिविटी वाली जो ब्लाइंडनेस है उसको सोशल ब्लाइंडनेस बोल दिया। कैटेगरी फोर की विजुअल एक्टिविटी वाली जो ब्लाइंडनेस है उसको मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस बोल दिया। और कैटेगरी फाइव की विजुअल एक्टिविटी वाली जो ब्लाइंडनेस है उसको उसने एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस बोल दिया, ठीक। तो ये पांच नाम भी आपको याद रखने हैं। तो वही है कि भाई कैटेगरी वन को अलग अलग एमसीक्यू बन सकते हैं कि कैटेगरी वन को क्या बोलते हैं, लो विजन बोलते हैं, कैटेगरी टू को इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या कैटेगरी थ्री को सोशल ब्लाइंडनेस, या कैटेगरी फोर को मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस, या कैटेगरी फाइव को एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको याद रखने हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 को ये नाम देते हैं।
अब इसको याद कैसे करेंगे, इन नामों को। देखो मैं कैसे याद करता था, मैं वैसे बता देता हूँ। देखो ना, अब ना इतनी इतनी शोशा वाली लाइफ हो गई है, तो इन सब से ना अब दूर ही रहता हूँ। हम लोग जो है ना, हम लोग ना इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं। हमको ना इतनी शोशा वाली लाइफ पसंद नहीं होती, एकदम लो इको में, एकदम दुनियादारी से दूर, शोर शराबे से दूर रहना मैं पसंद करता हूँ। तो ना मैं एकदम मेरा जो इको होता है ना, साउंड का इको होता है, वो चीख चिल्लाहट से दूर हो गया हूँ मैं। अब ना मैं ना लो इको में रहना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ना अब ये जो सोसाइटी है ना, इससे ना मेरा मन जो है वो पूरी तरह से ऑब्सलीट हो चुका है। मैं ठहरा इंट्रोवर्ट इंसान, मैं लो इको में रहना पसंद करता हूँ। ये जो सोसाइटी है ना, इससे ना अब मेरा मन ऑब्सलीट हो चुका है। ये शोशा वाली दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ। तो मैं अपने तरीके से इसको याद करता हूँ कि भाई मैं लो ईगो में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि सोसाइटी से मेरा मन ऑब्सलीट हो चुका है। तो लो से क्या हो जाएगा? लो विजन। इको से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस। सोसाइटी से क्या हो जाएगा? सोशल ब्लाइंडनेस। मन से हो जाएगा मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस। और ऑब्सोलीट से हो जाएगा एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई हम इंट्रोवर्ट लोग बहुत लो इको में रहते हैं, सोसाइटी से मन हमारा ऑब्सोलीट हो चुका है, बहुत शोशा वाली सोसाइटी हो गई इसलिए। तो ऐसे याद कर सकते हो, एनपीसीबी ने जो 5 नाम दिए थे उनको, समझ गए? तो ऐसे आप ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अगर एक साथ याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक। तो इतना तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा ब्लाइंडनेस की बात कर ही रहे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो वर्ल्ड में अगर प्रिविलेज की बात की जाए तो करीब 0.6 है। इंडिया की बात करी जाए तो 0.36 है। मैं कैसे याद करता था इंडिया का प्रिविलेज, तो देखो ये हो गया आपका ब्लाइंडनेस। तो बी को आपने तोड़ा तो 3 हो गया, और जो डी है उसको उल्टा कर दिया आपने तो 6 हो गया। तो 3.6 इंडिया का है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक। अब ना आ जाता है कॉजेस क्या क्या होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस, दोनों ही अब देख रहे हैं तो दोनों को ही देख लेते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट तो इन जनरल बात करें हम, तो सबसे ज्यादा तो भाई रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होते हैं 53%। उसके अलावा भी हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो गया, ग्लोकोमा हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, ये भी और अदर कॉजेस हैं। ठीक। अब ना याद रखना कि इस वक्त जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो ये सीक्वेंस में है परसेंट वाइज, है ना, कि भाई सबसे ज्यादा जो विजुअल इंपेयरमेंट होता है वो रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होता है ग्लोबली की बात करें अगर, उसके बाद कैटरैक्ट, उसके बाद एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, फिर ग्लोकोमा, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये परसेंटेज चेंज होता रहता है, इसीलिए मैंने बाकियों के परसेंट नहीं डाले। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मोस्ट कॉमन है ना उसका परसेंट याद रखना हो तो रखो, बाकी का आपकी श्रद्धा पे निर्भर है। तो मोस्ट कॉमन जो है रिफ्रैक्टिव एरर करीब 53% है जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तब इतना है। जब आप देख रहे हो तब अपडेटेड एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन होगा किताब का, उससे अपडेटेड डाटा ले लेना। ठीक। तो ये तो हो गया विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेस। अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करें तो वर्ल्ड की बात करें अगर, तो वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैटरैक्ट। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द परसेंट आते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से भी होती है ब्लाइंडनेस, बहुत ग्लोकोमा की वजह से होती है, यूवीआइटिस की वजह से होती है, वही एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है, ट्रैकोमा होता है, और कॉर्नियल ओपेसिटी होती है। ठीक। तो इसमें भी, ये भी अभी मैंने परसेंट वाइज ही रखा है। जब आप देख रहे हो वीडियो तो अपनी लेटेस्ट एडिशन की किताब से परसेंट एक बार मैच कर लेना। अगर सब कुछ याद रहता है तो ठीक है, वरना एटलीस्ट मोस्ट कॉमन तो याद रखना ही रखना। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस का क्या है? वही कैटरैक्ट ही है, करीब 66.2 होता है। उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी, अब देखो इसमें ट्रैकोमेटस नॉन ट्रैकोमेटस दोनों आ जाती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट पैथोलॉजी है, उसके बाद ग्लोकोमा है, उसके बाद डिसीज है, उसके बाद एफिकिया है, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, फिर रिफ्रैक्टिव एरर है। ये सारे अलग अलग कॉजेज है डिपेंडिंग ऑन द परसेंट इंडिया में कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में।
ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नंबर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर सकते हो तो मोस्ट कॉमन वाले का परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने मोस्ट कॉमन वाले का परसेंट डाला हुआ है। इस वक्त जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब मोस्ट कॉमन कॉजेज ये हैं। समझ गए? तो ये हो गए आपके कॉजेज की भैया, विजुअल इंपेयरमेंट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। थोड़े से जो एमसीक्यू बताए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं कि भाई जो लो विजन का मोस्ट कॉमन कॉज है वो कैटरैक्ट है। अगर हम इंडिया की बात करें कि भाई मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो विजन इन इंडिया, तो कैटरैक्ट। इंडिया की बात करें अगर तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी जो है वो रिफ्रैक्टिव एरर है, करीब 19.7। उसके बाद इस वक्त अगर बात करूं तो हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिया में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, करीब 2800 1 लाख की पॉपुलेशन में। अगर नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल की बात करें इस वक्त तो करीब 1 लाख में 700 पीपल में ब्लाइंडनेस हमको मिल रही है। ये अभी का डेटा है, जब आप वीडियो देख रहे हो तब अपनी लेटेस्ट एडिशन किताब से आप इसको क्रॉस मैच कर सकते हो उस समय क्या डेटा है। एक थोड़े से एमसीक्यूज हैं जो मुझे मिले थे। तो हमने कॉजेज देख लिए, थोड़े से एमसीक्यूज देख लिए, उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की बात करें अगर हम ब्लाइंडनेस में, ब्लाइंडनेस विजुअल इंपेयरमेंट इन सब की बात करें अगर हम, तो एज की बात करें तो देखो यंग एज में जो बीमारियां मिलती हैं वो उस समय जो कॉजेज होंगे वो हैं। और मिडिल एज में जो बीमारियां आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जा सकती हैं वो वाली बीमारियां सारी मिडिल एज में आ जाएंगी। तो यंग एज में रिफ्रैक्टिव एरर, ट्रॉकोमा, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये सब कुछ आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मिडिल एज में पहुंचता है इंसान, तो कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां होने लगती हैं और ये एक में इंसान को ब्लाइंडनेस की तरफ ले जा सकता है। ठीक। इनफैक्ट आपसे वाइवा में कई बार पूछा जाता है और इनफैक्ट इस पे एमसीक्यू भी आया हुआ है कि बच्चों में ब्लाइंडनेस का कॉमन कॉज बताओ जिसका बचाव किया जा सकता था। ऐसा कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस बच्चों में बताओ जिसका आसानी से आप बचाव कर सकते थे, अगर कर लिया होता तो बच्चा ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाता। तो वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंसी एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसका बहुत आसानी से बचाव किया जा सकता है और बच्चे को ब्लाइंडनेस की तरफ जाने से बचाया जा सकता है। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी। ठीक है। ये तो हो गया एज। सेक्स की बात करें तो फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। माल न्यूट्रिशन की बात करें तो फिर वही है, लो विटामिन इंटेक से विटामिन ए डेफिशिएंसी की तरफ जा सकता है बच्चा, उसके बाद फिर ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये जो, अब आप बोलोगे कि यार ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, तो कॉटेज इंडस्ट्री वो जो लघु उद्योग, आपने सुना होगा कॉटेज इंडस्ट्री, वो जो लघु उद्योग या घरेलू उद्योग जो होते हैं या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे घरों में जो बास्केट मेकिंग करते हैं, बास्केट वीविंग होती है, मैच स्टिक मेकिंग करते हैं, पोट्री मेकिंग करते हैं, फर्नीचर्स वगैरह, लेदर या आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाते हैं, बैम्बू वर्क करते हैं, वुड वर्क करते हैं, ये सब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं, तो लघु उद्योग, ये ऑक्यूपेशंस में कई बार मिलते हैं। इनफैक्ट वेल्डर्स फ्लैश हमने ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में पढ़ा था। वेल्डर्स फ्लैश ये बहुत ज्यादा रोशनी से नहीं बल्कि यूवी रेडिएशन की वजह से वेल्डर्स में वेल्डर्स फ्लैश देखने को मिलता है, इसलिए वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस उनको पहनने को बोला जाता है। इस पे कई बार एमसीक्यू आया हुआ है, हमने ऑक्यूपेशनल डिजीज में डिस्कस भी किया है। उसके अलावा कई सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, कि भाई इलाज नहीं करा पा रहे हैं गरीबी की वजह से, या इग्नोरेंस की वजह से इलाज नहीं करा रहे कि हाँ हाँ अभी उतना नहीं है, कोई परेशानी, ठीक है हम करा लेंगे, इलाज करा लेंगे, इलाज करा लेंगे, इलाज करा ही लो फिर तो लग ही जाएंगे। या फिर इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वैक्स होते हैं, जो क्वैक्स होते हैं वो ऑप्थल की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई यहाँ पे लोग एमबीबीएस के बाद एमएसएमडी नहीं कर पा रहे हैं, इनने तो एमबीबीएस भी नहीं किया और ऑप्थल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो और कई बार केसेस को बनाते नहीं है और बिगाड़ देते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं अब आपको रेफर कर दिया जाता है, आप जाओ बड़े डॉक्टर साहब को दिखाओ। तो भैया पहले ही भेज देते ना। तो सोशल फैक्टर्स भी ये कुछ होते हैं जो कि इंसान को ब्लाइंडनेस की तरफ ले जा सकते हैं। उसके अलावा मीजल्स रूबेला के केसेस में भी ब्लाइंडनेस देखी जा सकती है आगे जाके। ठीक। अब इनके प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अलग अलग लेवल पे है हमारे पास, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल है, उसके अलावा कई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं, उसके अलावा विजन 2020 भी
था। अब ये था हो गया है, वरना पहले तो बहुत ही क्वेश्चन होता था विजन 2020। इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो हम अलग अलग लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल की बात करें, हमारे पास तो कई बीमारियां जैसे कि ट्रैकोमा, जरूथेलमिया। इसके लिए हमारे जो ग्रास रूट लेवल वर्कर हैं, प्राइमरी लेवल पे जो काम करते हैं, विलेज हेल्थ गाइड्स, एमपीडब्ल्यू वगैरह, ये इसको इलाज के लिए कर सकते हैं, जैसे कि टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन दे दी, विटामिन ए कैप्सूल्स वगैरह दे दी। उसके अलावा सेकेंडरी लेवल पे थोड़े और बड़ी बीमारियां जैसे कि कैटरैक्ट या ग्लोकोमा, इनके ऑपरेशंस कराए जाते हैं, इसके लिए कैंप्स लगाए जाते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे। उसके अलावा मोबाइल आई क्लिनिक्स भी चलाई जाती हैं। और उसके ऊपर की परेशानियां जैसे वो टर्शरी लेवल पे देखते हैं हम, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी करनी है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग करनी है, ये सब हम टर्शरी लेवल पे जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हो गए या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंडनेस जो कि देहरादून में है, यहाँ पे करा सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल स्कूल खुलवाए जाते हैं टर्शियरी लेवल पे ब्लाइंड्स के लिए की एजुकेशन के लिए। उसके अलावा आई बैंक्स का स्टैब्लिशमेंट करवाया गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉर्नियल ग्राफ्टिंग एक्ट ने। तो ये सारी चीजें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे करते हैं। इसके अलावा कई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि ट्रैकोमा कंट्रोल के लिए हमने मास कैंपेन्स चलाई ट्रॉपिकल टेट्रासाइक्लिन देने के लिए। उसके अलावा स्कूल आई हेल्थ सर्विसेज के थ्रू हमने बच्चों को स्क्रीन करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स, ट्रैकोमा और स्क्विंट के लिए। इसके इसके लिए समय समय पे कैंप लगाए जाते हैं स्कूल में। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आते हैं, इनफैक्ट जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है कि वो बच्चों को स्क्रीन करके निकाल पाए कि भाई इनको रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं। उसके अलावा विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके तहत 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दी जाती है ओरली 6 महीने के इंटरवल में 1 से 6 साल के बच्चों में। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ सर्विसेज भी चलाई जा रही हैं, जिसके तहत जो वर्किंग एरियाज है वहां पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन पे ध्यान दिया जाता है कि भाई बहुत अंधेरे में काम ना करे वर्कर्स। उसके अलावा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वगैरह लगाए कि भाई आंखों में अगर कुछ चला ना जाए जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाए, उसके के लिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स से प्रोटेक्टिव स्पेक्स वगैरह लगाए। तो ये कुछ ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ सर्विसेज के तहत किया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स है। उसके अलावा विजन 2020 आया था, जिसको हम राइट टू साइट कहते थे, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव था डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा, जिससे कि हम अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस को कम कर पाए। अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, अवॉइडेबल यानी कि अब अवॉइडेबल में ना दोनों आ सकते हैं, प्रिवेंटेबल कॉजेज भी आ सकता है और क्योरेबल कॉजेज भी आ सकता है। लेकिन सवाल यह है अवॉइडेबल का मतलब क्या, टालने योग्य। अवॉइडेबल मतलब जिसका आप होने से बचाव कर सकते थे, उस चीज को होने से टाल सकते थे। टालने योग्य कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है उनकी बचाव विजन 2020 का मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमने थोड़ा प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल पे प्रिवेंशन बता दिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम बता दिया और विजन 2020 बता दिया। तो इतना तो हमने देख लिया ब्लाइंडनेस के तहत। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसको हमको देखना है, क्योंकि यहां तक तो आपको अपने आंसर में लिखना है। उसके अलावा जो चीजें बता रहा हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। एक्चुअली पहले इंपॉर्टेंट होती थी, अब क्योंकि समय बीत गया है, आपकी किताबों में दी गई है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे, वरना अब उतनी ज्यादा नहीं है। तो उसके लिए आएगा ग्लोबल आई हेल्थ एक्शन प्लान विजन 2020, ये देखेंगे। थोड़ा सा नाम जरूर पता होना चाहिए। अगर हमने ब्लाइंडनेस पढ़ा है कि नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज कौन सी हैं, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंडनेस है, रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर ब्लाइंड है, इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस है। यहाँ तक तो आपको ब्लाइंडनेस में पता होना चाहिए पक्के पक्के से। इसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें जो पहले इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अभी शायद मुश्किल है कि उस पर सवाल आए, वाइवा में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ी सी नजर मार लेते हैं कि ना पहले एक आया था ग्लोबल आई हेल्थ एक्शन प्लान 2014 से 2019 के बीच का। इसका मुख्य उद्देश्य था वही, जो अवॉइडेबल विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको कम करें। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रोवाइड कराना लोगों को। इसके 5 प्रिंसिपल थे। पहला तो वही कि सभी को यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए, इक्विटेबल, सबको मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको पहले मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देना है हमको विजुअल इम्पेयरमेंट वाले लोगों की। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना है हमको कि भाई जिसको है जरूरत उसको दिया जाए, एविडेंस के बेसिस पे किया जाए, क्वैक्स की जैसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। उसके अलावा लाइफ कोर्स अप्रोच भी थी कि भाई अब एक बार चश्मा लग गया तो पूरे लंबे समय तक उनको फॉलो अप करना है, उनको लाइफ केयर देनी है, उनको जितनी जरूरत हो तब तक सर्विसेज देनी है। इंपावरमेंट करना है विजुअल इम्पेयरमेंट वाले लोगों को, ऐसे अकेला नहीं छोड़ देना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका,
इसका मुख्य उद्देश्य था कि जैसे उम्र के साथ साथ जैसे जैसे क्रोनिक आई डिजीजेस का ट्रेंड बढ़ रहा है उसको एड्रेस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। टारगेट की बात करें तो फिर वही है कि जो अवॉइडेबल विजुअल इंपेयरमेंट है उसको 25% तक कम करना था 2019 तक। 2014 से 2019 के बीच का था ना, तो 2019 तक हमको कम करना था। मगर सवाल यह है किसका 25%? तो जो 2010 में जो हमारे पास डेटा आया था कि भाई इतने प्रतिशत विजुअल इंपेयरमेंट है, अवॉइडेबल विजुअल इंपेयरमेंट, उसका 25%, है ना। क्योंकि आप बोल देते हो सर 2014 के डेटा का नहीं, 2010 का डेटा जो था वो बेसलाइन डेटा था। समझ गए। उसके बाद इंडिकेटर्स, इसके मुख्यतः तीन इंडिकेटर्स थे कि भाई कितना काम कर पाए। तो वही कि भाई विजुअल इंपेयरमेंट का प्रेवलेंस कितना था, उससे आप नाप सकते थे कि कैसे इसने काम किया। उसके अलावा कितने आई केयर हेल्थ पर्सनल्स इन्होंने दिए, उस पे भी डिपेंड करता था कि कैसा इसने काम किया। उसके अलावा कितनी कैटरेक्ट सर्जरीज हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था कि भैया कैसा काम चल रहा है वो प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। तो थोड़ी सी जानकारी ग्लोबल हाई हेल्थ एक्शन प्लान की कि क्या था और क्या क्या चीजें इसमें थी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तो उतना नहीं है, जबकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है विजन 2020। कई बार आपको ना वेरी शॉर्ट नोट आ जाता था, राइट टू साइट, आप बोलते थे चिका हो गया। राइट टू साइट क्या होता है भैया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, पर एक्चुअली में वो विजन 2020 होता था। तो विजन 2020 आप पढ़ के जाते थे पर लिख के नहीं आते थे। थोड़ी सी नजर मार लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इस पे अब आपको वाइवा में क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं। मतलब बहुत मुश्किल है कि शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट अब आए। हम मतलब विजन 2020 2020 के बाद थोड़ा सा मुश्किल है इस पे सवाल आना, फिर भी देख लेते हैं। तो देखो, इन्हें एक ग्लोबल इनिशिएटिव था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा, जिससे कि हमको अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस को कम करना। तो वही टालने योग्य जो ब्लाइंडनेस के कारण थे उनको कम करना। ठीक है। अब ये टालने योग्य जो है, अवॉइडेबल जो है, ये प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं, यानी कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको बचाव कर लोगे आप तो इंसान ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाएगा। कई क्यूरेबल कॉजेज होते हैं कि भाई बीमारी हो गई चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने समय रहते उसको ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक कर दिया, तो फिर वो इंसान ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाएगा। तो अवॉइडेबल ये भी दो कॉजेज हैं, प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल। देखेंगे अभी हम क्या होता है। किसने लॉन्च किया था, हम देख चुके हैं कि भाई डब्ल्यूएचओ ने किया था। कब किया था? 1999 में किया था। ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, ब्लाइंडनेस को कम करना। कितना? 75 मिलियन से कोशिश थी कि हम 25 मिलियन तक जा पाए 2020 तक। ये था आपका विजन 2020। पर सवाल ये है कि भाई ये अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में कौन आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ऐसी बीमारियां जिनका आप बचाव कर सकते हो, या ऐसी बीमारियां जिनको आप ठीक कर सकते हो, वो वाली बीमारियां। तो अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में आपके पास दो कॉजेज हैं, एक है प्रिवेंटेबल कॉजेज, एक है ट्रीटेबल कॉजेज। प्रिवेंटेबल वो बीमारियां जिनका आपने होने से पहले ही बचाव कर लिया, तो इंसान ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाएगा। और ट्रीटेबल में वो बीमारियां जो हो गई हैं चलो ठीक है, लेकिन अगर जल्दी से जल्दी ठीक कर दो तो इंसान ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाएगा। तो आपके पास है प्रिवेंटेबल कॉजेज हो गए और अवॉइड ट्रीटेबल कॉजेज हो गए। प्रिवेंटेबल कॉजेज और ट्रीटेबल कॉजेज। ठीक है। तो आपके पास प्रिवेंटेबल कॉजेज जो है उनमें है विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसका बचाव आप कर सकते हो। ट्रैकोमा भी प्रिवेंटेबल कॉजेज में आएगा। और उसके बाद आएगा ऑन्कोसर्सियासिस। तो ऑन्कोसर्सियासिस भी आपका प्रिवेंटेबल कॉजेज में आएगा। उसके बाद ट्रीटेबल कॉजेज में कैटरैक्ट जितनी जल्दी हो सके ठीक कर दो, रिफ्रैक्टिव एरर जितनी जल्दी हो सके चश्मे वगैरह लगा दो ठीक कर दो, या ग्लोकोमा जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक कर दो, तो इंसान ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाएगा। तो ये है आपके प्रिवेंटेबल कॉजेज एंड ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक। अब ना, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव था, सिर्फ इंडिया का नहीं था, ग्लोबल इनिशिएटिव था। तो ना हमारे पास विजन 2020 जो था ना, वो ग्लोबल वाला भी था और इंडिया वाला भी था। इन दोनों में फर्क आपसे इस वक्त पूछा जा सकता है वाइवा में, तो ये पता होना चाहिए, या एमसीक्यूज में भी। तो ना इनमें फर्क मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्लोबल विजन 2020 जो था ना उसमें मुख्यतः 5 बीमारियां थी, जबकि इंडियन विजन 2020 जो था ना उसमें मुख्यतः 7 बीमारियां थी। ठीक। ग्लोबल में मुख्यतः 5 बीमारियां थी, इंडियन में मुख्यतः 7 बीमारियां थी। पहली चीज तो ये।
ठीक है। दूसरी चीज कि भाई वो 5 बीमारियां कौन सी थी, तो ग्लोबली में तो चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस थी, कैटरेक्ट थी, रिफ्रैक्टिव लो विजन था, ट्रैकोमा था, और पांचवा कौन सा था, वही ऑन्कोसर्सियासिस। ठीक है। वहीं अगर हम इंडियन वर्जन की बात करें तो इसमें 7 बीमारियां थी। तो शुरू की चार तो वही थी, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर एंड लो विजन, ट्रैकोमा। ये चार तो वही थी। उसके अलावा जो तीन थी वो थी डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लोकोमा और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। ये तीन याद रखना यहाँ पे, और ये एक याद रखना यहाँ पे, बाकी चार तो लगभग सेम है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि विजन 2020 में ग्लोबली 5 बीमारियां थी और इंडियन वर्जन में 7 बीमारियां थी, और कौन कौन सी थी, इसको कैसे याद करेंगे। तो मैं जैसे याद करता था वो बता देता हूँ। पहले तो आपको ग्लोबली ये याद करना है कि 5 बीमारियां थी, वो कैसे याद करोगे। तो ग्लोबली का जी, तो जी से क्या याद आता है हमको, 5G। तो 5G, तो ग्लोबली 5 बीमारियां थी, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे ही इंडियन विजन 2020 में 7 बीमारियां थी, ये कैसे याद कर सकते हो। इंडियन यानी कि इंडिया यानी कि हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में कितनी बीमारियां थी, 7। तो ये कैसे याद कर सकते हो, 7 हिंदुस्तानी। ये पिक्चर का नाम अगर आपको याद हो तो 7 हिंदुस्तानी से क्या याद आया, कुछ याद आया, नहीं याद आया, मैं बताता हूँ। अमिताभ बच्चन साहब की जो पहली पिक्चर थी ना, वो 7 हिंदुस्तानी थी। अच्छी पिक्चर थी, मतलब वो पोर्चुगीज के कब्जे से गोवा को छुड़ाना, उसके वैसी एक पिक्चर थी, उसमें एक रोल प्ले किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। तो ये 7 हिंदुस्तानी एक्चुअली, कई लोगों को पता है कि नहीं पता है कि 7 हिंदुस्तानी एक्चुअल में अमिताभ बच्चन साहब की पहली पिक्चर थी। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, 7 हिंदुस्तानी, तो 7 से 60 डिजीज हिंदुस्तानी, इंडियन विजन 2020। 5G, तो जी फॉर ग्लोबल, तो ग्लोबल विजन 2020 में 5 बीमारियां, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक। उसके बाद कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इसको याद करने के लिए ग्लोबल के लिए कैसा, ग्लोबल चाइल्डहुड कैट रिफर्ड टू ऑन्कोलॉजिस्ट। ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो बचपन से हम बिल्लियां पालते हैं, उनको ना बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े होकर जब वो बीमार हो जाती है तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। भाई ग्लोबली है, रईस लोग हैं। इंडिया में हम लोग उतने ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं भेज पाते, अपने मोहल्ले के जो डॉक्टर उनके पास भेज देते हैं। तो इंडियन चाइल्डहुड कैट रिफर्ड टू, पास में ही जो डॉक्टर हैं दैट इज डॉक्टर ग्लू नाम है उनका, तो इंडियन चाइल्डहुड कैट रिफर्ड टू डॉक्टर ग्लू को, ग्लू को जो डॉक्टर हैं उनको रिफर कर दिया। तो इसको याद कैसे करना, ग्लोबल चाइल्डहुड कैट रिफर्ड टू ऑन्कोलॉजिस्ट। ग्लोबल से ग्लोबल विजन 2020, चाइल्डहुड से चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कैट से कैटरैक्ट, रिफर से रिफ्रैक्टिव एरर, टू से ट्रैकोमा, और ऑन्को से ऑन्कोसर्सियासिस। इंडियन चाइल्डहुड कैट रिफर्ड टू डॉक्टर ग्लूको। तो इंडियन से इंडियन विजन 2020, चाइल्डहुड से चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, कैट से कैटरैक्ट, रिफर्ड से रिफ्रैक्टिव एरर, टू से ट्रैकोमा, डॉक्टर ग्लूको डीआरएस डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लू से ग्लोकोमा, को से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। तो ऐसे याद कर सकते हो विजन 2020 ग्लोबली और इंडियन वर्जन में क्या क्या फर्क था, कौन कौन सी बीमारियां थी। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो हमने ये सारी चीजें तो देख ली विजन 2020 में। इसकी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि भाई किया क्या था इसमें। तो हमने डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे ध्यान देना था, हेल्थ पर्सनल की ट्रेनिंग करानी थी, उसके अलावा अप्रोप्रिएट और अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था जिससे लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर पाते हैं, उसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना था जिससे कि सबको मिल पाते, और स्ट्रेंथनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेंथनिंग करनी थी हमारे आई केयर स्ट्रक्चर की। ठीक। अभी स्ट्रेंथनिंग जो करनी थी हमको आई केयर स्ट्रक्चर की, इसके तहत जो विजन 2020 था इसने एक मॉडल प्रपोज किया था। उसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, और उसके ऊपर भी हमको अलग अलग सेंटर्स एस्टेब्लिश करने थे अलग अलग पॉपुलेशन पे, जहाँ पे अलग अलग सर्विसेज दी जाती। जैसे कि अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो हमको विजन सेंटर्स, करीब 20,000 विजन सेंटर्स स्थापित करने थे। करीब 50,000 की पॉपुलेशन में एक विजन सेंटर्स होना था। यहाँ पे हम आई स्क्रीनिंग करते, उसके अलावा ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते, दैट इज विजन सेंटर्स का काम था। ये करीब 20 विजन सेंटर्स हमको 50,000 की पॉपुलेशन में एक एस्टेब्लिश करना था।
सेकेंडरी लेवल पे हमको सर्विस सेंटर्स एस्टेब्लिश करने थे, कितने, करीब 2000। ये कितनी पॉपुलेशन में करना था, ये करीब 5 लाख की पॉपुलेशन में एक विजन सेंटर हमको एस्टेब्लिश, एक सर्विस सेंटर हमको एस्टेब्लिश करना था, और ऐसे करीब 2000 सर्विस सेंटर हमको एस्टेब्लिश करने थे। यहाँ पे क्या होता है, कैटरेक्ट सर्जरीज होती हैं, और दूसरी कॉमन आई सर्जरीज होती हैं सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, जो होती हैं। फिर टर्शरी लेवल जो था हमारा, यहाँ हमको ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करने थे। कितनी पॉपुलेशन में, एक करीब 50 लाख की पॉपुलेशन में एक ट्रेनिंग सेंटर तो हमको एस्टेब्लिश करना था, और ऐसे करीब 200 ट्रेनिंग सेंटर्स हमको एस्टेब्लिश करने थे। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हम ट्रेनिंग कराते लोगों की, सीएमईस कराते, उसके अलावा जो और बड़ी सर्जरीज थी जैसे कि रेटिनल सर्जरीज, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो ये सारी सर्जरीज भी हमको यहाँ पे कराते बनती थी। ये तो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे हमने विजन सेंटर, सर्विस सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए। इसके अलावा और ऊपर जाएंगे तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमको खोलने थे, कितनी पॉपुलेशन में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो करीब 5 करोड़ की पॉपुलेशन में हमको करीब एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलना था, करीब 20 ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने थे। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह कराते हैं हम, सीएमईज वगैरह कराते, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उसके ऊपर भी अगर हम देखा जाए तो करीब 50 करोड़ की पॉपुलेशन में हमको एक एपेक्स सेंटर भी खोलना था। ठीक, तो ऐसा हमको एक एपेक्स सेंटर तो एटलीस्ट खोलना था। तो ये जो प्रपोज स्ट्रक्चर था विजन 2020 या राइट टू साइट का, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि विजन 2020 पे सवाल आता था, अगर अभी आए तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो हमने विजन 2020 के बारे में देख लिया कि भाई 2020 तक क्या करना था, क्या इम्पैक्ट रहा विजन 2020 का। तो देखो प्रेवलेंस जो है 4.8 से 3.1 तक हम ले आए। अगर हम 2020 की बात करें तो ट्रोकोमा और ऑन्कोकैसियासिस को हम इस लेवल पे ले आए थे कि अगले 10 सालों में ये एलिमिनेट हो जाती। इनफैक्ट आज की डेट में जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तब का जो लेटेस्ट डेटा है उससे ये पता है कि भाई ट्रैकोमा जो है वो तो एलिमिनेट हो भी चुका है। तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट, या हमने जो किया विजन 2020 में उसका इम्पैक्ट के तहत ये हमको मिला, उसकी भाई ट्रैकोमा आज की डेट में एलिमिनेट हो चुका है। ठीक, उसके अलावा 90 मिलियन पीपल जो थे उनको विजुअल इंपेयरमेंट को या तो ट्रीट किया गया या प्रिवेंट किया गया। तो ये सारे आप इम्पैक्ट बता सकते हो विजन 2020 के। ठीक, तो विजन 2020 पे अगर आपको सवाल आए, जो कि बहुत मुश्किल है कि आप अलग से शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट आए, फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और चीज, अगर विजन 2020 तो 2020 में खत्म हो गया, उसके बाद क्या, सवाल तो जहन में आता है ना, मेरे भी जहन में आया था। किताबों में मैंने ढूंढा तो बेसिक किताबों में तो मुझे नहीं मिला कि भाई विजन 2020 के बाद क्या। हाँ, जब मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे एक चीज मिली जो आपको कई किताबों में नहीं मिलेगी, अगर जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो थोड़ी सी जानकारी, कि भाई उसके बाद आया 2030 इनसाइट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अवॉइडेबल साइट लॉस को खत्म करना। आईएपीबी ने दिया था ये, इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, इन्होंने दिया था ये। इसके मेन फंडामेंटल्स क्या थे जो हमको 2030 तक अचीव करने हैं, वो है वही कि भैया कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको प्रिवेंटेबल साइट लॉस हो। वही जो बचाव किया जा सकता है जिन बीमारियों को, उनसे किसी का साइट लॉस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आई केयर और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, ऐसे दाम पे मिलनी चाहिए कि लोग अफोर्ड कर पाए। किसको, सबको, सब जगह, सभी समय पे। ठीक है, हर किसी को हर जगह हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, और इनफैक्ट इसका एक और उद्देश्य जो ये है कि लोगों को अपनी आई हेल्थ पे खुद ध्यान देना चाहिए, और सर्विसेज के एक्सेस को डिमांड करना चाहिए कि हमको ये सर्विस चाहिए, विदाउट एनी सोशल स्टिग्मा, कि भाई सोसाइटी सोसाइटी के डर से सोचे बिना खुद से हमको डिमांड रखनी चाहिए, है ना। सोशल स्टिग्मा से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यार देखो सोशल स्टिग्मा क्या मतलब, सोशल जितने भी ये स्टिग्मा है कि भाई अरे दिखता कम है उसको, या ये सब फालतू की चीजें हैं, इन सबको सोचे बिना हमको खुद से डिमांड करते आना चाहिए कि भैया हमको आई हेल्थ के तहत ये सर्विसेज चाहिए। ठीक है, वरना सोशल मीडिया की तो ये हालत है कि आंखों को क्या दिमाग को ही खराब कर रहा है आज की डेट में, तो उससे की तो अपन बात ही नहीं करते। ठीक, उसके बाद 3 एलिमेंट्स जो थे उसके,
वो था एलिवेट, इंटीग्रेट और एक्टिवेट। एलिवेट में क्या है, हमको हमको जोड़ना है फंडामेंटल इकोनॉमिक सोशल और डेवलपमेंट इश्यूज को आई हेल्थ से। उसके अलावा हमको इंटीग्रेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई हेल्थ केयर को हमारे जो नॉर्मल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उससे इंटीग्रेट करना है। उसके अलावा हमको कंज्यूमर और मार्केट चेंज भी लेके आना है, इसको भी एक्टिव, इस चीज को भी एक्टिवेट करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में चेंज लाया जा सके। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको 2030 इनसाइट की अगर आप पढ़ना चाहो तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको विजन 2020 के बाद क्या अगर कोई पूछे आपसे तो आप ये जवाब दे सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ब्लाइंडनेस, विजुअल इम्पेयरमेंट और विजन 2020 इनके तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो देखो ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, इस पे आपको थ्योरी में तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट नोट की बात करें तो ना, विजन 2020 स्टार क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है कि इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना था। अब थोड़े से चांसेस कम रहते हैं इसके आने के, पर आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थ्योरी की बात। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो सीधा सीधा क्वेश्चन, भाई ब्लाइंडनेस को डिफाइन, खत्म बात, ये करते आना चाहिए। उसके बाद नियर विजन के लिए कौन सा चार्ट, ये वाइवा में पूछा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा चार्ट, ये पूछा जाता है। स्नेलन्स चार्ट पूछा जाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब बताओ, कैसे विजुअल एक्टिविटी नापते हैं, तो ये सब बताते आना चाहिए। विजुअल इम्पेयरमेंट का क्लासिफिकेशन जो है वो आपको बताते आना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ब्लाइंडनेस। इनफैक्ट नियर विजुअल इम्पेयरमेंट किससे नापते हैं और क्या नंबर है, ये बताते आना चाहिए वाइवा के लिए। ये जो टेबल है ये आपने अच्छे से याद कर ली तो आप डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन बता सकते हो, रिवाइज कैटेगरी विजुअल इम्पेयरमेंट के बता सकते हो, एनपीसीबी द्वारा नोमेनक्लेचर जो दिया गया है वो सब कुछ बता सकते हो, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट और कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, एटलीस्ट शुरू के तीन तीन तो याद कर लेना वाइवा के लिए, मोस्ट कॉमन तो कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वाइवा के लिए एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ वेल्डर्स फ्लैश, इसको जरूर याद रखना, और एज वाला याद रखना, यंग एज और मिडिल एज में कौन कौन सी बीमारियां। ठीक है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल पे क्या क्या होता है ये वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स पूछ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा विजन 2020 पे वाइवा में पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। थ्योरी में मुश्किल है आना, लेकिन वाइवा पूछ सकते हैं, भाई राइट टू साइड से आप क्या समझते हो, तो आपको विजन 2020 के बारे में बताते आना चाहिए। अवॉइडेबल में प्रिवेंटेबल कॉजेज और ट्रीटेबल कॉजेज कौन कौन से थे ये बताते आना चाहिए। विजन, ग्लोबल विजन 2020 और इंडियन विजन 2020 में क्या फर्क है ये बताते आना चाहिए। ठीक, अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये जो प्रपोज स्ट्रक्चर था ये आपसे एटलीस्ट नाम पूछे जा सकते हैं, विजन सेंटर, सर्विस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड एपेक्स सेंटर, इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक, इम्पैक्ट, अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है तो इम्पैक्ट आपसे पूछेंगे, और अगली चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा उनको वो आपसे पूछेंगे इसके बाद क्या, तो अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड चीज कर दो आप, दैट इज 2030 इनसाइट बता दो तो मजा ही आ जाएगा सामने वाले को। ठीक है, नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतनी चीजें आपको वाइवा के तहत पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड में वो सभी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो इस पे डेफिनेशन पे तो सीधा सीधा एमसीक्यू कई बार आ चुका है कि कितने पे कहेंगे ब्लाइंडनेस है और किसने दिया है, डायरेक्ट इस पे एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, उसके अलावा डिस्टेंट विजन और नियर विजन पे एमसीक्यू आ सकता है। नियर विजन पे तो आ ही सकता है कि कितने पे कहेंगे कि नियर विजन इम्पेयरमेंट है। ठीक, आपको इस जो टेबल है इस पे भी कई बार एमसीक्यू आ चुका है कि भाई कैटेगरी 3 किसको कहते हैं, कैटेगरी 3 की ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, कैटेगरी 4 की ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, कैटेगरी 5 की ब्लाइंडनेस कौन सी होती है। इनफैक्ट आपको ये वाइवा में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस क्या होती है, सोशल ब्लाइंडनेस, मैनिफेस्ट ब्लाइंडनेस और एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस। इनफैक्ट ये वाइवा और एमसीक्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद बात करूं मैं कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इस पे कई बार एमसीक्यू आया हुआ है, तो मोस्ट कॉमन कॉज इनफैक्ट आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों का पता होना चाहिए, और विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए भी पता होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया के तो एटलीस्ट बाकी नाम आपको पता होने चाहिए एमसीक्यू के लिए। ठीक,
कुछ एमसीक्यूज जो आपको आए हुए हैं कि भाई लो विजन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इंडिया में, ऑक्यूलर मोबिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इंडिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस कौन सी स्टेट में मिलती है, इंडिया में इस वक्त कितने ब्लाइंड पीपल मिलते हैं 1 लाख की पॉपुलेशन में, इस पे आपको एमसीक्यू आए हुए हैं। बच्चों में प्रिवेंटेबल, मोस्ट इजीली प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कौन सा है, इस पे आपको कई बार एमसीक्यू आया हुआ है। मीजल्स और रूबेला पे भी आपको एमसीक्यू आ चुका है। आपको वेल्डर्स फ्लैश और कॉटेज इंडस्ट्री पे भी एमसीक्यू आ सकता है, ये भी याद रखना। ठीक। उसके बाद आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम में ट्रैकोमा कंट्रोल पे आपको एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं विजन 2020 की, तो एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि ये क्या होता है, किसके लिए आया था, किसने दिया था, कब दिया था, इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। उसके अलावा अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस पे आपको एमसीक्यू आया हुआ है। प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल अलग अलग याद रखना, उस पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। उसके बाद ग्लोबल विजन 2020 और इंडियन विजन 2020 पे एमसीक्यू कई बार आता है, और ना जो जो बीमारियां अलग है ना उन पे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एमसीक्यू आए। तो वो एक्स्ट्रा वाली जो इसमें एक है और इसमें 3 है, इनको अलग अलग याद करना, इस पे एमसीक्यू आपको आ सकता है। ठीक। उसके अलावा जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उनके नामों पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भाई ये कितनी पॉपुलेशन पे एक, या कि ये कितने खोलने थे, तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है, आपको इसको याद रखिएगा। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट और विजन 2020 के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।